Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। काफ़ी छोटा है मगर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये सेशन आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए जो है वो क्या है कैनुलाज, ठीक है। कैनुलाज से एमसीक्यू बनता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब तक बनता आया है तो अभी जो क्या है कि आपको सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू बना के पूछ लेंगे कि भाई एक्सीडेंट केस आया तो नीचे कैनुलाज का ऑप्शन दे देंगे। इमेज बेस्ड ना पूछे मगर कैनुला आपको एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कैनुला से क्या एमसीक्यू बन सकता है, एक तो यहाँ से क्या बन सकता है, इसके गोज एंड लेंथ से एमसीक्यू बन सकता है। दूसरा इसके जो है फ्लो रेट से एमसीक्यू बनता है। तीसरा इसका कलर कोड से तो आज तक जो फेवरेट एमसीक्यू वो बनता आया ही है। तो देखिए ऑरेंज कलर कोड जो है वो कितना होगा, 14 गोज का होता है। ग्रे जो होता है वो कितना होता है, 16 गोज का। व्हाइट होता है 17 का, ठीक है। व्हाइट को ध्यान में रखना। ग्रीन होता है 18 का। पिंक होता है 20 का। ब्लू होता है 22 का। येलो होता है 24 एंड वॉयलेट होता है 26, ठीक है। नीचे के दोनों जो किस में काम में लेते हैं, पीडियाट्रिक एज के अंदर, ओके। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा लेते हैं, ग्रीन कलर का। और ट्रॉमा के केसेस के अंदर फ्लूइड वगैरह देना हो तो वो कौन सा लेते हैं, 17। और इनसे कितनी फ्लो मीटर हम दे सकते हैं, तो देखिए ऑरेंज से अपन फ्लो मीटर दे सकते हैं 242 लेके 270 ml पर मिनट, इससे 180। और वाइट कलर से अपन कितना दे सकते हैं, 125 तक। ग्रीन से कितना दे सकते हैं, 80, ठीक है। इस प्रकार से क्या रहती है, अपनी फ्लो रेट रहती है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू बन सकता है तो वो क्या बनेगा, अपने ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड अगर एमसीक्यू बनता है तो उससे क्या बनता है, जोन से लेके ऑपरेशन थिएटर में किस किस प्रकार के जोन बनाए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसके अंदर मेनली 4 टाइप के जोन होते हैं अपने ऑपरेशन थिएटर के अंदर। फर्स्ट होता है आउटर जोन, सेकंड होता है क्लीन जोन, थर्ड होता है स्टेराइल जोन एंड फोर्थ होता है डिस्पोजल जोन, ठीक है। सर्जरी होगी तो ये चारों अपने को जोन यहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। आउटर जोन के अंदर क्या आता है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल आउटसाइड द थिएटर कॉम्प्लेक्स। सपोज ये अपना क्या है, थिएटर है। अब इस थिएटर के ऑपरेशन थिएटर है मतलब क्या, ओटी है। ओटी के बाहर का जितना भी एनवायरनमेंट है वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, आउटर जोन के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्लीन जोन के अंदर। क्लीन जोन के अंदर क्या होता है, थिएटर कॉम्प्लेक्स आउटसाइड द ऑपरेटिंग एरिया, ठीक है। ऑपरेटिंग एरिया के जो ओटी टेबल है वगैरह है, ठीक है, इसके जो आउटसाइड का जो भी एरिया जो स्पेस रहता है वो कैसा रहता है, हमेशा क्लीन रहता है, ठीक है। इसीलिए जो यहाँ अंदर जो स्टाफ वगैरह रहते हैं वो उनकी अलग ड्रेसेस वगैरह होती है ताकि वो क्लीन जोन के अंदर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, स्टेराइल जोन। ये जो हमारी ओटी टेबल है, ठीक है, इसके आसपास का 1.5 मीटर का जो एरिया रहता है वो अपना हम किसको कंसिडर करते हैं, स्टेराइल जोन का, क्योंकि इसी के अंदर नर्सेज अपनी क्या ट्रॉली वगैरह को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। और स्क्रब नर्स होती है ट्रॉली इस्टेब्लिश करती है, सर्जन वगैरह इधर ही आके क्या करते हैं, सर्जरी वगैरह करते हैं। इसके बाद में क्या होता है, डिस्पोजल जोन। डिस्पोजल जोन के अंदर क्या देखने को मिलता है, सेपरेज एग्जिट देखने को मिलती है। सपोज यहाँ पर क्या बना दिया इन्होंने, डिस्पोजल जोन बना दिया, तो यहाँ से इन्होंने जो भी सर्जरी वगैरह की उसको डिस्पोज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर डिस्पोजल जोन में क्या रहता है, अपना बीएमडब्ल्यू यहाँ पे फॉलो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी डिस्पोजेबल आइटम्स वगैरह हैं, ठीक है, गोज मॉप्स वगैरह जो भी सर्जरी के अंदर यूज हुए हैं वो सारे के सारे यहीं पे उनको डाला जाता है, सेपरेट किया रहता है, ठीक है। तो एमसीक्यू बनता है कि बीएमडब्ल्यू का जो है वो सेग्रीगेशन या फिर जो है अपन कह सकते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, कि या तो मतलब एट द सोर्स ऑफ वेस्ट, ठीक है। कहाँ करते हैं, एट द सोर्स ऑफ वेस्ट, कि भाई जहाँ वेस्ट बन रहा है वहीं पे उसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई एक साथ में पहले एक ही बॉक्स के अंदर डाल दिया फिर बाद में इसको सेपरेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर वेस्ट बन रहा है या लाइक जो सर्जरी वगैरह हुई, जो डिस्पोजेबल अलग अलग आइटम्स हो गए होंगे, ठीक है। कुछ प्लास्टिक्स आइटम्स हो गए होंगे, कुछ जैसे मॉप वगैरह हो गए, ब्लड ब्लड आइटम्स वगैरह हो गए होंगे, ठीक है। ब्लड लगे हुए मॉप वगैरह, गॉज वगैरह, कॉटन वगैरह, तो उनको एट द सोर्स लेवल पर ही हमें क्या करना है, सेपरेट करना होता है, ठीक है। ये हो गया टॉपिक कौन सा, जो ओटी के अंदर कौन कौन से जोन्स रहते हैं, ठीक है। इसी के साथ ही आप सभी को मैं बता दूं, ये जो ओटी के अंदर जो सेफ्टी सर्जिकल लिस्ट है वो मैंने आपको पढ़ा रखी है, आप सभी को वो याद होनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी सर्जिकल लिस्ट, इसके अंदर क्या होता है, साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट, ठीक है, सीटोसो, ये ध्यान में रखना। ये कब करते हैं, ये कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ इंसिजन, और ये कब करते हैं, क्लोजिंग के टाइम पे, ठीक है। और ये कब करते हैं, बिफोर गिविंग एनेस्थेसिया, क्लोजिंग के टाइम पे, सॉरी, बिफोर गिविंग इंसिजन और क्लोजिंग के टाइम पे साइन आउट करते हैं। इसके टाइम पे क्या होता है, पेशेंट को ओटी से आउट किया जाता है, ठीक, उस टाइम की प्रोसेस होती है ये। चलिए नेक्स्ट, अभी क्या है, स्टेराइल जोन, ठीक है। स्टेराइल जोन के बारे में क्या आपको सभी को पता है, ऑपरेशन जो शूट्स वगैरह रहते हैं, जो स्क्रब होते हैं, तो उसके बाद में जो गाउन वगैरह पहनते हैं वो
स्टेराइल प्रिपरेशन एरिया, स्क्रब स्टेशन, गाउनिंग एरिया, ग्लोविंग एरिया, ठीक है। ओटी अटायर मैंडेटरी इन दिस एरिया, मतलब ओटी से रिलेटेड जो भी अपने जो स्टेराइल जोन है वो सारे कौन कौन से होते हैं, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये अपने स्टेराइल जोन में कलेक्ट रहेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि इनमें से स्टेराइल जोन कौन सा है तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट यहीं से अपना एमसीक्यू बनता है कि मोस्ट कॉमन पोजीशन क्या देते हैं ऑपरेशन के टाइम पे, तो वो पोजीशन होती है क्या, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन के यहाँ पे सबसे मोस्ट कॉमन काम में लेते हैं। उसके बाद में कौन सी लेते हैं, लिथोटोमी। लिथोटोमी किसके अंदर लेते हैं, गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए। इसके अलावा यूरोलॉजिकल, ठीक है। इसके अलावा कोई हेमरेड्स हो गया या फिर कोई फिस्टुला बना है, ठीक है, इसकी सर्जरी के लिए क्या लेंगे, लिथोटोमी। इसके बाद में थर्ड पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, प्रोन पोजीशन। प्रोन किसके अंदर लेते हैं, स्पाइनल सर्जरीज के लिए। कौन सी पोजीशन लेते हैं, प्रोन। सबसे मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी होती है सर्जरीज के लिए, सुपाइन पोजीशन। बाकी पोजीशन आप सभी को पढ़ी हुई होगी, ठीक है। बहुत सारी टाइप की पोजीशन होती है जो मेडिकली काम में ली जाती है। चलिए नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होता है वो है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म यहाँ पे काफी अपना इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन देखने को मिलती है एयर एम्बोलिज्म के अंदर। तो देखिए इसके अंदर क्या करना होता है, जब कभी पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म होता है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको उसके स्पेशल साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो जब कभी भी एयर एम्बोलिज्म होता है तो क्या होता है, देखो, हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, टेकीपनिया, और क्या देखने को मिलता है, शॉक जैसी कंडीशन भी अराइज हो सकती है एयर एम्बोलिज्म की वजह से। सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अर्ली, ठीक है। पेशेंट को कैसा फील होगा, फेंटिंग फील होगा, ठीक है, पेशेंट को। अब इसमें करना क्या, आपको कुछ नहीं करना। पोजीशन कौन सी लेनी है, डुरांट पोजीशन, ठीक है। एमसीक्यू पूछी से पूछा रहता है कि आपको लेफ्ट लेटरल आजकल नहीं पूछते हैं, ठीक है। क्या पूछते हैं, कौन सी पोजीशन दोगे, तो आंसर क्या रहेगा अपना, डुरांट पोजीशन या फिर दुरांत पोजीशन, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन रहे। इसके बाद में क्या कर सकते हैं, एयर कैन बी एस्पिरेट थ्रू सेंट्रल लाइन और डायरेक्ट एस्पिरेशन अंडर इमेज गाइडेंस। जो इमेज गाइडेंस करते हैं अपन, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एयर को एस्पिरेट कर लेते हैं सेंट्रल लाइन से। इसके बाद में यहीं से एक एमसीक्यू और बनता है, ये तो हो गया किसका, एयर एम्बोलिज्म का। नेक्स्ट पूछते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म से। तो जब कभी पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है तो क्या होगा, इसको डिस्निया होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होता है। तो इस पोजीशन के अंदर हम क्या करते हैं, डुरांट पोजीशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। इस पोजीशन के अंदर जो पोजीशन लेंगे वो कौन सी होती है, हाई फॉलर। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म लंग्स में रहता है, एयर एम्बोलिज्म अपना ब्लड वेसल्स के अंदर आता है, ठीक है। तो उसको ब्रेन वगैरह तक पहुंचाने से रोकना है हमें, तो क्या करते हैं, डुरांट पोजीशन देते हैं। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए आपसे पूछे तो क्या पोजीशन दोगे, उसको आप हाई फॉलर पोजीशन आपको देनी है। हाई फॉलर अगर ऑप्शन में ना हो तो आप सेमी फॉलर भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एयर एम्बोलिज्म कब देखने को मिलता है आपको, जब मोर देन 50 सीसी तक, या फिर अपन कर सकते हैं 20 टू 50 सीसी तक अगर एयर अपन अंदर चली जाती है बाय मिस्टेकली, तो वो क्या जनरेट कर सकती है, एयर एम्बोलिज्म को जनरेट कर सकती है। और आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है एग्जामिनर से कि सर्जरीज कौन कौन सी होती हैं जिसके अंदर एयर एम्बोलिज्म देखने को मिल सकता है। तो सर्जरीज के लिए देख बात करें तो हेड एंड नेक सर्जरी, ठीक है, और क्या, थायराइड सर्जरी, ठीक है। इनमें क्या है कि डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है क्या, एयर एम्बोलिज्म से रिलेटेड। नेक्स्ट मैंने ये आपको एमसीक्यू भी सोल्व करवाया था, जैक नाइफ पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन दिख रही है आपको, जैक नाइफ पोजीशन, ठीक है। तो जैक नाइफ पोजीशन से अगर पेशेंट की डेथ हो रही है, ठीक है, तो उसका मोस्ट कॉमन रीजन क्या हो सकता है, पोजिशनल एक्सपाइक्सिया, ठीक है। क्या होता है, पोजिशनल एक्सपाइक्सिया की वजह से क्या होता है, डेथ होती है, ठीक है। आजकल इसको ज्यादा इतना यूज में नहीं लिया जाता है, मगर इससे जो डेथ होगी तो वो किसकी वजह से होता है, पोजिशनल एक्सपाइक्सिया। कौन सी पोजिशन है, जैक नाइफ पोजिशन। अभी जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है, सर्जिकल ब्लेड से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। देखो इमेज बेस डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है और नहीं भी पूछी जा सकती है, और सिनेरियो बेस एमसीक्यू से बन सकता है। कैसे बनेगा वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले बात करते हैं ब्लेड नंबर 10,
किस प्रकार की होती है, आपने सबने इमेज इसकी देखी भी होगी, ठीक है। तो देखो एमसीक्यू कहाँ से बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है इनके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, मतलब कहाँ पे ये यूज आती है, ठीक है। तो 10 नंबर की ब्लेड कहाँ पे यूज आ सकती है, 10 नंबर की और 23 नंबर की, ठीक है। मोस्ट कॉमन काम में लेते हैं अपन स्किन इंसिजन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसका जो रहता है, ठीक है, लॉन्ग कर्व यहाँ पे रहता है, स्किन इंसिजन के लिए काम में ली जाती है 10 और 23 मोस्ट कॉमन, ठीक है। बाकी इसके बारे में तो क्या बताया हुआ है कि शेप क्या है, शेप के बारे में बताया हुआ है, मगर यूथ से एमसीक्यू आपको बनेगा यूथ से, अगर सिनेरियो बेस बनाना है तो यूथ से बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर में क्या होता है, शार्प एज होती है एकदम यहाँ पे ऊपर, यूज आती है स्टेप इंसिजन टू इंसर्ट ड्रेन वगैरह, ठीक है। जब कभी ड्रेन वगैरह हमें इंसिजन करना, ड्रेन वगैरह के लिए इंसिजन लगाना होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं 11 नंबर ब्लेड को काम में लेते हैं, ठीक है। इसलिए इसी स्टेप इंसिजन क्यों लगाते हैं, ताकि क्यों ड्रेन तो यहाँ से क्या ट्यूब के अंदर बाहर निकलेगा, तो स्टेप इंसिजन लगाते हैं ताकि ये एक होल बना दे, फिर उससे क्या अपन ड्रेन बाहर निकाल सकें। तो ऐसे अगर इस प्रकार का इंसिजन लगाएंगे तो उससे क्या हो सकता है, साइड यहाँ पे कर्व वगैरह, साइड एजेस वगैरह ओपन रह जाएगी, ठीक है। तो वहां से क्या है कि जो ड्रेनेज ट्यूब से ना आकर वहां से भी निकलेगा, तो ठीक है, तो वो क्या कर देगा, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन कॉज कर देगा। इसलिए मोस्ट कॉमन काम में लेते हैं अपन 11 नंबर की ब्लेड को काम में लिया जाता है, ठीक है। 11 नंबर 15 नंबर प्रैक्टिकली कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, कर सकते हैं, जब नहीं है तो लगा सकते हैं, ठीक है, बाकी दूसरी ब्लेड से भी, ठीक है, मगर मोस्ट कॉमन अगर आपसे पूछे तो 11 नंबर। नेक्स्ट है 12 नंबर। इसको सबसे पहले ये आप शेप देख लो इसकी, ठीक है, क्रिसेंट पैटर्न में रहती है, थोड़ा आगे से घुमावदार रहती है, यूज इन रिमूविंग सूचर, सूचर रिमूवल के लिए, ठीक है, और क्लेफ्ट पैलेट सर्जरीज के लिए, ठीक है। पैरोटिड एंड क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी आपको करवानी है तो कौन सी ब्लेड का यूज लोगे, सिनेरियो बन सकता है 12 नंबर का। नेक्स्ट जो है वो है 15 नंबर। 15 नंबर की ब्लेड आप सभी को देखी होगी, मोस्ट कॉमन सर्जरीज के अंदर इसको काम में लिया जाता है, ठीक है। यूज इन मेकिंग प्रेसेज ऑफ शॉर्ट इन शॉर्ट, छोटा अगर इंसिजन लेना है आपको तो किससे लोगे, 15 नंबर की ब्लेड से, ठीक है। 10 नंबर की ब्लेड के सिमिलर ही होती है, मगर उसका आगे जो कर्व होता है वो कैसा रहता है, छोटा रहता है। इसके हम देखो 20 नंबर। 20 नंबर किस में लेते हैं, स्किन इंसिजन के, जिसका कर्व आगे से इस प्रकार का रहता है, बड़ा कर्व रहता है, ठीक है, बेली कर्व रहता है, इसको क्या बोलते हैं, बेली कर्व। तो इसका इस प्रकार के जो होते हैं वो होते हैं स्किन इंसिजन के लिए बने होते हैं, ठीक है। 20 नंबर भी कैसा है, यूज फॉर मेकिंग इन स्किन इंसिजन, ठीक है, 10 नंबर के जैसी होती है और लार्ज होती है 20 नंबर से। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर। 22 नंबर की जो स्केल, सॉरी, जो आपका स्काल्पल होती है, ठीक है, वो किसके काम आती है, स्किन इंसिजन के अंदर काम में आती है। 13 नंबर यहाँ पे जो है वो कर्व्ड कटिंग एज होती है, ठीक है, ये तो लॉन्ग इंसिजन के लिए काम में ली जाती है, ठीक है, लाइक जैसे एब्डोमिनल सर्जरीज करनी हो तो लंबा इंसिजन लगाना पड़ता है, तो इसलिए 23 नंबर की काम में लेते हैं। नेक्स्ट होती है 26, ठीक है, ऑपोजिट साइड स्ट्रेट ब्लंट डाउनवर्ड एंगल, ठीक है। 26 नंबर की जिन्हें आप काम में लेते नहीं है, मगर ये भी कैसे 11 नंबर के ब्लेड की जैसी देखने को मिलती है। और यहाँ पर इसका जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है आपको, ऊपर से थोड़ा सर्कल एरिया यहाँ पे बना हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको जो है वो होल्ड कैसे रखना होता है, जो बीपी हैंडल होता है उसको, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ब्लेंड पार्कर हैंडल, बीपी हैंडल बोलते हैं इसको, ठीक है, अलग अलग नंबर के आता है। तो इसको जो है होल्ड कैसे करना है, एक तो पेंसिल ग्रिप करनी है, ये होता है लेफ्ट साइड, और दूसरा होता है फिंगर टिप ग्रिप, ठीक है, ये है राइट साइड में, ठीक है। इमेज दे दे आपको, पूछ ले भाई ये किस प्रकार का ग्रिप है, ठीक है, तो पेंसिल ग्रिप और फिंगर टिप ग्रिप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल ब्लेड के नंबर के अकॉर्डिंग इनका यूज क्या आना है। देखिए 11 नंबर जो मोस्ट कॉमन एग्जाम में पूछा जाता है, 11 नंबर में देखो क्या है, पॉइंटेड स्टेप ब्लेड के जैसा ये होता है, यूज्ड फॉर इंसिजन एंड ड्रेनेज, इंसिडेंट ड्रेनेज के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। इसके अलावा देखिए 12 नंबर नीडल जो कार्ड होती है सूचर रिमूवल के लिए, 12 और 15 नंबर नीडल अपन काम में ले सकते हैं। इसके बाद में नंबर 10, 15, 20, 21 एंड 23 मेकिंग इंसिजन के लिए। उसके बाद ब्लेड्स आर पास इन किडनी ट्रे टू प्रिवेंट इंजरी, ब्लेड को जो हमेशा किडनी ट्रे में पास करना होता है ताकि सर्जन को या फिर जो स्क्रब नर्सिंग ऑफिसर है उसको इंजरी ना हो। नेक्स्ट देखिए, अभी आपके सामने जो इमेज है वो किसकी है, मोनोपोलर की, ठीक है। ये क्या है, मोनोपोलर, ठीक है, एक ही यहाँ पे क्या रहता है, पॉइंट रहता है, और ये क्या है, मोनोपोलर कोटरी मशीन, या फिर इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, कोटरी मशीन, ठीक है। इसके अंदर दोनों ही कोटरी को अपन अटैच कर सकते हैं, मोनोपोलर और बाइपोलर को,
ठीक है। और ये क्या है, कोटरी पेड वगैरह है, ठीक है। और अभी आपको मैं आगे स्ट्रक्चर बताता जाऊंगा, उसके हिसाब से मैं समझाता जाऊंगा। देखिए, दो टाइप की कोटरी होती है, मोनोपोलर और बाइपोलर। तो इसके अंदर हमेशा क्या करना होता है, पेशेंट के पैड अटैच करना होता है। अगर हम पैड अटैच नहीं करेंगे तो जो है वो करंट का फ्लो नहीं बनेगा, ठीक है। एक तो करंट आएगा किसमें, मोनोपोलर के अंदर, दूसरा जो करंट का पासिंग होगा वो किससे होगा, पैड से होगा। अगर पैड अटैच नहीं रहेगा तो मशीन के अंदर जो है वो ग्रीन लाइट नहीं आएगी, ये नहीं चलेगी, ठीक है। बाईपोलर के अंदर यहाँ पे पैड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। बाईपोलर के अंदर क्यों नहीं होती, क्योंकि एक इंसिडेंट, एक करंट आने वाला और एक करंट रिटर्न करने वाला, दोनों ही यहाँ पे बाइपोलर के अंदर दोनों ही साथ में दिए हुए रहते हैं, ठीक है। एक टिप नहीं होती, दो टिप होती है बाइपोलर में, इसलिए वहां पर जो है पेड की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। वो डायरेक्ट अपन इंसिडेंट उससे कर सकते हैं। मोनोपोलर के अंदर हमें क्या पड़ती है, पेड की नीड पड़ती है। और अगर पेड को इम्प्रॉपर तरीके से अगर अटैच किया है तो पेशेंट को क्या हो सकता है, बर्न भी देखने को मिल सकता है, बर्न एट साइट। बाइपोलर कौन कौन सी सर्जरीज के अंदर काम में ली जाती है, थायराइड, पैरोटिड और पेनाइल सर्जरीज के अंदर मोस्ट कॉमन काम में लेते हैं इसको, ठीक है। बाकी एब्डोमेन, बाकी सर्जन प्रेफरेंस है, वो जहाँ पे बाइपोलर से करना चाहे वो कर सकता है। ये इमेज जो आपको दिख रही है, ये किसका है, बाइपोलर कोटरी। इसके अंदर यहाँ पे दो यहाँ पे टिप देखने को मिलती है आपको, और ये क्या है, इसके ऊपर प्रेस करना होता है तो इससे क्या होगा, करंट पास होता है इस मशीन से, ठीक है। आजकल जो है वो कोटरी मशीन के अंदर ही दोनों ही यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, बाइपोलर भी उसी के अंदर लग जाता है और कोटरी भी, मोनोपोलर भी उसी के अंदर लग जाती है। मगर पहले के टाइम पे अलग अलग से बताया जाता था। तो एमसीक्यू अगर पूछे आपसे तो आप इसका आंसर कर देना। अभी जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज किसकी है, लाइगा श्योर, लाइगा श्योर है, ठीक है। जब हम एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करते हैं, ठीक है, बाय द ट्रोकार से, ठीक है। ट्रोकार यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक ये सपोज ये अपना एब्डोमन है, नेवल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर दिया, ट्रोकार डाल दिए, दो तीन जितने भी सर्जन डाले, फिर ट्रोकार के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लेप्रोटोमी करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर काम आता है जो हमें जो उसके अंदर भी हमें कोक कट एंड कोक की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए जो काम में इसके अंदर मोनोपोलर बाइपोलर तो कैसे घुसेगी, नहीं घुसेगी, तो अपना क्या रहता है, लाइगा श्योर यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अभी जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी है, हार्मोनिक, हार्मोनिक स्कैल्पल, इसकी इमेज है हार्मोनिक स्कैल्पल, ठीक है। और ये क्या है, इसकी मशीन है, ठीक है। इसकी जो केबल है पीछे से वो यहाँ पर आकर इसके अंदर अटैच होती है, और फिर यहाँ से इसको अपन क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। हार्मोनिक स्कैल्पल बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा क्या, ड्रेन। देखो, ड्रेन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन ड्रेन, ठीक है। ड्रेन ड्रेन दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन ड्रेन, दूसरा होता है क्लोज ड्रेन, ठीक है। ओपन ड्रेन के अंदर क्या करते हैं, डायरेक्ट इंसिजन से ड्रेन को कलेक्ट अटैच कर देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इंक्लूड कोरुगेटेड रबड़ एंड प्लास्टिक शीट्स के अंदर यहाँ पे जैसे ये क्या डाला हुआ है, कोरुगेटेड ड्रेन यहाँ पे अटैच किया हुआ है, ठीक है। ड्रेन फ्लूइड कलेक्ट इन गॉज पैड और स्टोमा बैग, दे इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, एग्जाम्पल पेनरोज ड्रेन, ठीक है। पेनरोज ड्रेन किसका एग्जांपल होता है, ओपन ड्रेन का एग्जांपल होता है, मगर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन वहाँ पे क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लोज ड्रेन में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ट्यूब ड्रेनिंग इनटू बैग और मेटल। क्लोज ड्रेन क्यों बोला, क्योंकि जो आपको जैक्सन प्लेट ड्रेन दिखा रहे हैं, ये क्या है, इसके अंदर एक ट्यूब्स के माध्यम से आ रहा है, ट्यूब को यहाँ पे क्या कर दिया, अटैच कर दिया हमने, ठीक है। स्किन साइड से जहाँ से इंसिजन, जहाँ से ड्रेनेज निकलना है वहाँ से, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, ट्यूब के माध्यम से एक नेगेटिव प्रेशर बना रहता है, जिससे क्या होता है कि ड्रेनेज जो फ्लूइड है वो बाहर निकलता रहता है। दे इंक्लूड चेस्ट एंड एब्डोमिनल ड्रेन्स, द रिस्क फॉर इन्फेक्शन इज रिड्यूस, एग्जाम्पल जैक्सन प्रेट ड्रेन, ये किसका एग्जाम्पल है, जैक्सन प्रेट का एग्जाम्पल है ये। और ये किसका एग्जाम्पल है, पेनरोज ड्रेन का। इसके अंदर कौन सा आता है ओपन ड्रेन में, कोरोगेटरी ड्रेन वगैरह, अभी उन सबकी मैं इमेज बताऊंगा आपको। देख लो पेनरोज ड्रेन और जैक्सन प्रेट ड्रेन।
इसके बाद में देखिए ड्रेन को अगेन दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्टिव ड्रेन, ठीक है। एक्टिव ड्रेन में क्या करते हैं, अंडर सक्शन के अंदर इसको मेंटेन किया रहता है। एक्टिव मतलब कंटिन्यूसली प्रेशर लगता रहता है यहाँ से। दे कैन अंडर लो और हाई प्रेशर, ठीक है। मशीन के अपन क्या करते हैं, सक्शन इसके अंदर मेंटेन करके रखते हैं, चाहे वो लो लो अंडर लो भी रहता है और हाई प्रेशर भी रह सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो ड्रेन आते हैं देखिए वो आएगा क्लोज ड्रेन के अंदर। कौन सा आता है, जैक्सन प्रेट ड्रेन और हिमोवेक ड्रेन, ठीक है। ये जो आपको इमेज दिख रही है किसकी है, जैक्सन प्रेट ड्रेन और हिमोवेक की। अभी एग्जाम जो है नेक्स्ट इमेज में आपको बता दूंगा। और दूसरा कौन सा है, इसमें आता है क्या, स्टम्प ड्रेन। देखिए एडवांटेज की हम बात करें, कीप वोन ड्राई एफिशिएंटली फ्लूइड रिमूवल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक्टिव प्रेशर लगता है, सक्शन से इसको कनेक्ट करते हैं तो जितना भी फ्लूइड बनेगा इंस्टेंटली वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ड्राई रखते हैं वुंड को। नेक्स्ट, कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, प्रिवेंट बैक्टीरियल एडहेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है, हाई नेगेटिव प्रेशर के लिए इसको रिक्वायरमेंट होती है। ड्रेन क्लॉग्ड बाय टिश्यू, ड्रेन जो है वो क्लॉग हो सकता है, ठीक है। टिश्यू अगर वहाँ पे बढ़ गया तो ड्रेन को बंद कर देगा, ठीक है, इसलिए आएगा नहीं फिर फ्लूइड बाद में। नेक्स्ट देखिए कौन से ड्रेन होते हैं, पैसिव ड्रेन्स। पैसिव ड्रेन्स के अंदर क्या होता है, कोई प्रकार का सक्शन यहाँ पे अटैच नहीं रहता है। तो इसके अंदर जो ड्रेन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इंटरनल प्रेशर से, आउटफ्लो जब ओवरफ्लो हो जाएगा तब निकल जाएगा बाहर, ठीक है। ग्रेविटी से लग सकता है, ठीक है। इसके अंदर आता है क्लोज ड्रेन में क्या आता है, नेजोगेस्टिक ट्यूब, फोलिस कैथेटर एंड टी ट्यूब। और ओपन के अंदर क्या आएगा, पेनरोज ड्रेन और कोरोगेटरी ड्रेन। ये जो आपको दिख रहा है ड्रेन, ये कौन सा है, कोरोगेटरी ड्रेन। पेनरोज ड्रेन का इमेज मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बता दी थी। इसका एडवांटेज क्या है, अलो इवोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ फ्लूइड, जितना फ्लूइड का नेचर, जितना फ्लूइड बना है उतना बाहर निकल जाएगा इंटरनल प्रेशर वगैरह से, ठीक है। जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना बाहर निकल जाएगा ये। और ये क्या करता है, बचाएगा अपने को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। डिसएडवांटेज क्या है इसके, जैसे ये ओपन है, ग्रेविटी से ये रिलेट करता है तो ग्रेविटी डिपेंडेंट होना पड़ेगा पहले, और ये भी क्या करता है, क्लॉग हो सकता है। नेक्स्ट देखिए इन दोनों की इमेज देख लीजिए, ठीक है। ये क्या है, टी ट्यूब, इसके में ये क्या है, कोरोगेटरी ड्रेन, दोनों, ठीक है। पेनरोज ड्रेन की अपन ने स्टार्टिंग के अंदर ही इमेज देख ली थी। अभी देखिए सबसे पहले आपके सामने जो ड्रेन आ रहा है, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी है, जैक्सन प्रेट ड्रेन की इमेज है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, नेगेटिव प्रेशर वैक्यूम बनाता है, ठीक है। फ्लूइड को इसके अंदर चैम्बर के अंदर कलेक्ट हो जाएगा। कॉमन यूज किसमें होता है, एब्डोमिनल सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी, मैस्टेक्टोमी एंड थोरेसिक सर्जरी के अंदर इसका यूज में किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो आपको इमेज दिखाई दे रही है कौन सा ड्रेन है, हीमोवेक ड्रेन, ठीक है। हीमोवेक ड्रेन, हीमोवेक ड्रेन में क्या होता है, एक फाइन ट्यूब रहती है, ठीक है, जो कि होल से कनेक्ट रहती है। यहाँ पे ये क्या है, ट्यूब है, ये क्या है, यहाँ पे होल से कनेक्ट हो गई, ठीक है। ग्लास बोतल प्रोवाइडिंग सक्शन, इसके साथ में बोतल भी आती है जिसके अंदर सक्शन रहता है, मगर आजकल कॉमनली काम में कौन से लेते हैं, ये वाले। इसके अंदर नीचे यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, प्रेस करके ट्यूब डालेंगे, इसको आगे से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है, और ये क्या कर देगा, ब्लड को सक कर लेगा। नेक्स्ट ड्रेन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, पिग टेल ड्रेन। पिग टेल ड्रेन है, ठीक है। कैथेटर टाइप का ड्रेन होता है। कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी डक्ट वगैरह है उससे आपको निकालना है ड्रेनेज, तो इसमें क्या क्या काम आता है, पिग टेल ड्रेन होता है, ठीक है। स्टाइल ऑब्वियस सी बात है, ड्रेन सारे जो बॉडी के अंदर जाना है वो पार्ट तो क्या रहेगा, स्टाइल रहेगा हमेशा, ठीक है। यूनिवर्सल कैथेटर फॉर लॉकिंग टी, पिगटेल शेप रहती है इसकी। इस इंसर्शन कैसे करेंगे, तो रेडियोलॉजिस्ट इसको क्या करता है, इंसर्ट करता है अंडर द रेडिएशन, मतलब जो भी आपको एक्सरे वगैरह से हम जो भी यूज करना होता है उसके अकॉर्डिंग इमेज गाइडेड इसको क्या करना होता है, बॉडी के अंदर इंस्ट्रक्ट करना होता है। किडनी के अंदर अगर हम डाल रहे हैं तो क्या करता है, फॉर एग्जांपल यूरिन टू ड्रेन डायरेक्टली फ्रॉम द किडनी इफ द यूरेटर इज डिसेक्टेड और ब्लॉक। अगर यूरेटर जो है ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट किडनी से अपन क्या करते हैं, यूरिन को बाहर निकालते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, नेफ्रोस्टोमी। उसके अंदर क्या काम में लेते हैं, पिग टेल ड्रेन को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जो इमेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, कौन सा होता है, पेनरोज ड्रेन, ओपन ड्रेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है पेनरोज ड्रेन का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो ड्रेन है इसे अपन क्या बोलते हैं, डेवल ड्रेन, ठीक है। दिस सक्शन डिवाइस हैज ए रबर बल्ब ऑन द टॉप, ठीक है, रबर बल्ब लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है। एक्ट एज ए पंप टू इन्फ्लेट द बैलून, ये क्या करता है, बैलून को इन्फ्लेट और क्लॉक उसकी तरह काम करता है, ठीक है। क्विकली रिस्प्लेस द प्लग ड्रेन बिफोर बैलून डिफ्लेट द इन्फ्लेट बैलून इनसाइड द ड्रेनेज ट्यूब। बस इसका आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, बस इमेज देखो,
ठीक है, कैसे काम करता है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इतना यहाँ पे मैंने देखा नहीं कभी इस वाले ड्रेन से एमसीक्यू बनाओ, क्योंकि आजकल इससे भी ज़्यादा एडवांस ड्रेन को काम में लिया जा चुका है। अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, मुझे वीडियो शॉर्ट बनाना है, इसलिए मैं इसको सबको रिवीजन आप सबके लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। अगर आपको पढ़ना है पॉज करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिए आपके सामने जो है वो क्या है, टी ट्यूब है। टी ट्यूब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ठीक है। देखिए टी ट्यूब, ए ट्यूब कंसिस्ट ऑफ स्टीम एंड across head is placed into the common bile duct while the steam is connected to small pouch bile bag। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल पाउच बना दिया, ट्यूब होगी, ये जो है वो कहाँ लगेगी, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। टेम्परेरी पोस्ट ऑपरेटिव ड्रेनेज ऑफ कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट से जो ड्रेनेज निकलता है उसको टेम्परेरी के लिए टेम्परेरी यूज में ले रहता है इसको। समटाइम इज यूज इन यूरेटिक प्रॉब्लम्स टू, ठीक है, यूरेटिक प्रॉब्लम्स के अंदर भी इसको यूज में लेते हैं, मगर मोस्ट कॉमनली कहाँ कहाँ पे काम में लेती है, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर इसको लगाया जाता है। कोई गाल ब्लैडर रिलेटेड सर्जरी है, लीवर रिलेटेड सर्जरी है, तो इसके वहाँ पे इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आप सभी के सामने, चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब कौन सा ड्रेनेज होता है, क्लोज ड्रेनेज होता है। कौन सी कंडीशन में काम में लेंगे हम, हीमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स, प्यूरल इफ्यूजन, चाइलोथोरेक्स और एम्फाइमा एम्फाइसीमा के अंदर काम में लिया जाता है। पुट इन प्लूरल स्पेस इन द फोर इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ टू फिफ्थ या फिर सिक्स, तीनों जो भी सर्जन्स का जो प्रायोरिटी रहती है वहां पर इसको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, स्पेस अबाउ द अपर बॉर्डर ऑफ द रिब बिलो, ठीक है, ये ध्यान में रखना। साइज पूछी जाती है एडल्ट के अंदर, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, चाइल्ड्स और न्यूबॉर्न के अंदर, 28 टू 32, 28, 18 और 12 टू 14 इंच। नेक्स्ट क्या है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, ये आप सभी के बारे में सभी को पता ही है। कॉम्प्लिकेशन देख लीजिए, एपिस्टेक्सिस हो सकता है, एस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इरोजन हो सकता है नेजल कैविटी का, बार बार वहाँ पे इरिटेशन करेगी तो इरोजन हो सकता है, नेजल कैविटी इंटरनल जो स्किन वगैरह रहती है उसको इरिटेट करती है। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी को अपन क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। ये क्या प्रमोट करती है, वुंड हीलिंग को ये क्या करती है, प्रमोट करती है। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर अप्लाई किया रहता है इस मशीन से, उसके बाद में यहाँ पर क्या किया रहता है, वैक लगाया जाता है। ठीक है, तो इससे बाद में इसको कनेक्ट करते हैं, यहाँ से जो भी फ्लूइड निकलेगा ये मशीन इसको कंप्लीटली बाहर अपनी साइड में खींचती रहेगी, और इसके अंदर एक चैम्बर रहता है, उसके अंदर ये फ्लूइड आके इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूसली इसको चलाया जाता है ताकि वुंड को जो है वो जल्दी हीलिंग मिल सके। कौन सी कंडीशन में काम में आती है, स्किन ग्राफ्ट साइड पे लगा सकते हैं। ठीक है, स्किन ग्राफ्ट साइड ऐसे तो ग्राफ्ट को खींच लेगा, ठीक है, तो ये तो मतलब डॉक्टर का डिसाइड है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे सपोज हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो ग्राफ्ट खींच लेगा, तो मिनिमम प्रेशर रखते हैं इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, इन्फेक्टेड वुंड के लिए, डायबिटिक अल्सर्स वगैरह है जो ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ड्रेनेज वगैरह आ रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर वुंड या फिर नेगेटिव प्रेशर ड्रेसिंग से काम में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपको एक एमसीक्यू देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर, क्या मिलता है कि ड्रेन को रिमूव कब करना है। देखिए, जनरली ड्रेन शुड बी रिमूव्ड वंस द ड्रेनेज हैड स्टॉप्ड एंड बिकम लेस देन 25 ml पर डे। बस यही आपका एमसीक्यू है, कब करना है, जब ड्रेनेज आना बंद हो जाए या फिर 25 ml से अगर कम अगर ड्रेनेज आ रहा है तब हम क्या कर सकते हैं, ड्रेन को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट रिमूवल। ठीक है, ड्रेन के रिमूव के बाद में हमें क्या करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रह सकती है, यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है। देखिए, मॉनिटर साइट फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, ऑब्टेन स्वैब फॉर सैंपल, अगर सैंपल की रिक्वायरमेंट है तो स्वैब वहाँ से ले लीजिए। मॉनिटर मार्क ड्रेसिंग एंश्योर टू मिनिमम लीकेज। ठीक है, ड्रेसिंग शुड बी रिमूव्ड व्हेन वॉन्ड हील, 3 to 5 डेज के अंदर ड्रेसिंग को रिमूव करना है। बस आपको इन्फेक्शन का ध्यान में रखना है, बस यही आपका नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पे। और ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे, अपर वाली, अपर साइड वाली, तो ये इमेज किसके लिए है, किसकी एनाटॉमी बता रहा है, ये चेस्ट ट्यूब डालने के लिए। हमें क्या करना है, चेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करना है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या होता है, एक ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी होता है। इसे ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी क्यों बोलते हैं, देखिए, ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, इस एंगल के बीच में हमें क्या करना होता है, हमेशा चेस्ट ट्यूब जो है उसको यहाँ पे इंसर्ट करना होता है, थ्रो विच आईसीडी शुड बी इंसर्टेड विद मिनिमल कॉम्प्लिकेशन। अगर यहाँ डालेंगे तो हमें क्या, मिनिमल कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। ये इमेज ध्यान में रखना, एग्जाम में अगर पूछे तो आराम से कर देना। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंडिकेशन फॉर आईसीडी इंसर्शन। आईसीडी को इंसर्ट करने के लिए क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं, न्यूमोथोरेक्स, प्लूरल
इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन में क्या हो सकता है, कायलोथोरेक्स, एम्फाइमा, हीमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स। पोस्ट ऑपरेटिवली अगर थोरेकोटोमी की हुई तो चेस्ट ट्यूब डाली जाती है, ठीक है। एज ए ड्रेन आफ्टर रिमूवल ऑफ लंग, अगर लंग रिमूवल किया गया है, ठीक है, तो उसके अंदर भी ड्रेनेज के रूप में काम में ली जाती है। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन से कि भाई कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेट हमेशा देखो, डायफ्रागमेटिक हर्निया तो कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है। सीवियर प्लूरल एडेशन है, प्लूरा चिपक बहुत ज़्यादा चिपकी हुई, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, रिमूव करना है। और कोगुलोपैथी है, उसके अंदर भी इसको हमें यूज में नहीं लेना है। अभी क्या है, प्रिपरेशन कैसे करोगे, तो स्टाइल प्रोसीजर होता है हमेशा असेप्टिक सॉल्यूशन काम में लेना है। एट्रोपिन इंट्रामस्कुलरली आप दे सकते हो ताकि ब्लीडिंग वगैरह कम हो जाए, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक दे सकते हो इसके अंदर। 11 नंबर मैंने आपको बताया था, स्टेब इंसिजन लगाना हो तो कौन सी ब्लेड का काम में लेते हैं, 11 नंबर। या फिर कहीं ड्रेनेज लगाना हो तो कौन से काम में लेते हैं, 11 नंबर, ठीक है। 11 और 23 नीडल यहाँ पे काम में ली जाती है, मोस्टली 11 नंबर, ठीक है। कर्व्ड एंड स्ट्रेट आर्टरी यहाँ पे फोर्सेप काम में लेते हैं, ताकि जो भी यहाँ पे इंसिजन लगा है उसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, इसको वाइड कर सकें, ताकि जो टेस्ट ट्यूब है उसको यहाँ पे लगा भी सकें। आर्टरी के साथ में हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, एक जगह पे प्लेसमेंट होना जरूरी है अच्छे से, इसके लिए वहाँ पे कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप का काम में लिया जाता है। अब देखिए क्या सबसे पहले क्या करना होता है, पोजीशन देनी होती है पेशेंट को। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 30 to 60 डिग्री, प्लेस आर्म ऑन द अफेक्टेड साइड, अवॉइड द पेशेंट हेड। चलो यहाँ पे लगाना है, तो इस तरह की पोजीशन यहाँ पे देनी होती है, ठीक है। और कौन कौन सी पोजीशन दे सकते हो आप, ए, बी और सी पोजीशन, तीनों टाइप की पोजीशन दे सकते हो यहाँ पे। जिस साइड लगाना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, सुला दो पेशेंट को, ठीक है। यहाँ पे सीटिंग पोजीशन दे सकते हो, कार्डियक टेबल पे आगे हैंड फॉरवर्ड करा के आराम से उस पोजीशन में लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सुपाइन पोजीशन के अंदर भी लगा सकते हैं। बस बेड यहाँ पे कितना एलिवेट होना चाहिए, 30 to 60 डिग्री बेड को एलिवेट करना है हर पोजीशन के अंदर। इन दोनों में, ये तो पेशेंट बैठा हुआ है तो यहाँ पे बेड एलिवेशन की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट आज सभी को पता है पोजीशन को कैसे कंफर्म करोगे, तो देखो यहाँ पर जो क्या है, चेस्ट ट्यूब डली हुई है, तो पोजीशन करना है हमेशा कंफर्म करना है, तो किससे करोगे, चेस्ट एक्सरे से, ठीक है। दूसरा, किंग करके भी आप पोजीशन को असेस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में जो एमसीक्यू बनते हैं वो किससे बनते हैं, वाटर सील चैम्बर से एमसीक्यू बनते हैं कि वहाँ पे ऑसिलेशन देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो क्या करोगे, मिल रहा है तो क्या करोगे। हमेशा इसको लोअर साइड में रखना होता है चेस्ट के। और क्या करना है, डिसलॉज हो गई तो आपको क्या करना है, ड्रेसिंग करनी है, ओपन रखना है, ठीक है। इस प्रकार के एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब मैंने करवा रखे हैं, मगर ये थोड़ा प्रोसीजर एक बार को पढ़ाना जरूरी था, क्या पता आ जाए एग्जाम के अंदर। चलिए, ये है आपके सारे एमसीक्यूज, नर्सिंग केयर रिलेटेड एमसीक्यू है। सबसे पहले देखो, कीप चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज बिलो द चेस्ट, बना हुआ एमसीक्यू है। कीप चेस्ट ट्यूब सिक्योर टू द चेस्ट वॉल, बिल्कुल। और किससे करते हैं अपन, सिल्क वन से, ठीक है। सूचर लगाते हैं अपन 1 नंबर सिल्क से, ठीक है। कीप आईसीडी बैग फिल्ड विथ स्टेराइल वाटर से फिल्ड करना है। रिपोर्ट ऑफ कंटिन्यूस बबलिंग एंड कंटिन्यूस ब्लड इंटेस्टाइनल कंटेंट इन द ट्यूब, ठीक है। अगर कंटिन्यूस बबलिंग कर रही है तो इसके लिए रिपोर्ट करना है, ठीक है। इंटरमीडिएट ऑसिलेशन होना चाहिए, कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है तो ये क्या करता है, अब हमें इसके लिए क्या करना है, सर्जन को या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। इन जो ऑसिलेशन होता है वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के साथ में होना चाहिए, ऑसिलेशन विद इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के साथ में इसका लेवल ऊपर नीचे होना चाहिए। अगर कंटिन्यूसली बबलिंग कर रही है तो वो क्या है, थोड़ा वहाँ पे गड़बड़ी है, वो एक बार आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताइए। पेशेंट को कफिंग के लिए एनकरेज करना है, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवानी ताकि जो भी फ्लूइड वगैरह वहाँ पे जमा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके, ठीक है। पेन मैनेजमेंट, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करवानी है, पेन होता है तो उसके लिए एक्सरसाइज वगैरह आप करवा दो। चेक लोकल साइड फॉर सब एक्यूट एम्फाइसीमा, देखिए कॉम्प्लिकेशन होता है सब एक्यूट एम्फाइसीमा किससे रिलेटेड, आईसीडी डालते हैं तो, ठीक है। नेवर क्लैम्प द आईसीडी ड्रेन ट्यूब, ठीक है। क्लैम्प कब करना है, इसके अंदर लिख दिया नेवर क्लैम्प, ठीक है। जब लगी हुई है पोजीशन में एकदम आराम से लगी हुई है पेशेंट के, तब क्लैंपिंग क्यों करनी है, तब तो उसको काम करने दो। क्लैम्प करनी है पोजिशनिंग के टाइम पे, ठीक है। जब हम बेड चेंज करते हैं पेशेंट का, वन बेड टू अनदर बेड, ठीक है। क्लैम्प कब करनी है, पोजीशन के टाइम पे, ठीक है, बेड चेंज के टाइम पे। बट क्लैंपिंग के टाइम पे भी इसको क्या करना है, बिलो द पेशेंट लेवल, ठीक है। पेशेंट चेस्ट लेवल से हमेशा बिलो ही रखना है इसको, कभी भी ऊपर नहीं ले जाना है इसको, ये ध्यान में रखना। अभी यहाँ पे आपको जो इमेज दिखाई दे रही है, ये किसकी इमेज है, ये जो इमेज होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्जन्स नोट, ठीक है। सर्जरी वगैरह करते हैं, ड्रेन वगैरह को लगाना होता है, ठीक है। तो सारी ये क्या क्या आती है, सर्जन्स नोट कहते हैं इसको, ठीक है। अलग अलग टाइप की आती है, ये क्या है, स्क्वायर नोट,
ग्रेनी नोट, सर्जन नोट, ठीक है। बाकी देखो सिंपल नोट, स्क्वायर नोट, सर्जन नोट, हाफ पिच नोट एंड ग्रेनी नोट, ठीक है। इस प्रकार की नोट है। अगर डायरेक्ट अगर एग्जाम दे दे कि ये क्या है, कौन सी नोट है, तो आप आराम से इसको बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सुचर से। अगर स्किन पे सुचर लगने हैं, ठीक है, एकदम आउटर साइड में, तो किससे लगा सकते हो, सिल्क से लगा सकते हो, नायलॉन से लगा सकते हो, क्योंकि इन्हें रिमूव करना होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। मोनोक्रिल, बेस्ट फॉर सब क्यूटिकुलर सुचर। कॉमन बाइल डक्ट यूरेटर के लिए आप किसको लगाओगे, एब्जॉर्बेबल सुचर को लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है। ब्लैडर, फर्स्ट लेयर अगर आपको बंद करनी है तो वाइक्रिल लगाओगे, सेकंड लेयर करनी है तो ऊपर सिल्क से लगा सकते हैं। फिर सिल्क को हमें रिमूव करना पड़ सकता है, क्योंकि लंबे टाइम तक ये नॉन एब्जॉर्बेबल के अंदर देखने को मिलता है। टेंडन, टेंडन के लिए नायलॉन सूजन लगाना पड़ेगा ताकि ये ब्रेक ना हो, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिकल प्रोसीजर के अंदर कैटरेक्ट करना है तो ये क्या होते हैं, उसके नंबर होता है, ठीक है। कैटरेक्ट के अंदर 10-0 नंबर के अपने सूचर काम में लगाए जाते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिकल प्रोसीजर के अंदर वेस्कुलर रिपेयर करनी है आपको तो प्रोलिन लगाना है, ठीक है। रेक्टस सीथ रिपेयर करनी है तो नंबर 1 यहाँ पे प्रोलिन लग सकता है, ठीक है। और ड्रेन फिक्सेशन करना है तो आपको नंबर 1 सिल्क से करना है, ये मैंने आपको अभी बताया था। अभी आपको जो इमेज दिखाई दे रही है ये क्या है, नीडल की पॉइंट, सूचर की जो पॉइंट नीडल नीडल रहती है उसके पॉइंट के आधार पे इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला ये कौन सा पॉइंट है, टेपर पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, ब्लंट पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हो नीडल किस प्रकार की है। नेक्स्ट क्या है, कटिंग एज, ठीक है। अपर साइड का ट्रायंगल बन रहा है कटिंग एज, अगर लोअर साइड का ट्रायंगल बन रहा है तो रिवर्स कटिंग एज। नेक्स्ट क्या है, टेपर कट, माइक्रो पॉइंटेड स्टेपुला, स्पेटुला, कर्व्ड नीडल, ठीक है। अलग अलग टाइप की नीडल्स आती है। नेक्स्ट देखिए, टेपर पॉइंट कहाँ पे काम में ली जाती है, सॉफ्ट टिश्यू के लिए। रिवर्स कटिंग वेरी शार्प होती है, ठीक है। और कॉन्वेंशनल कटिंग नीडल बोलते हैं इसको अपन। और लास्ट में कौन सी है, टेपर कटिंग नीडल, ठीक है। तो ये तो बस आप पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट देखिए, जो एग्जाम में पूछने लायक एमसीक्यू बनता है वो है ये इमेज से। इसके बारे में पूछ ले। सबसे पहले तो सूचर का टाइप क्या है, सूचर का टाइप क्या है, वाइक्रल रैपिड सूचर है, ठीक है। सूचर की साइज क्या है, 2-0 इसकी साइज है। डायरेक्ट इमेज देख के पूछ ले कि भाई इसका क्या मतलब होता है, तो इसलिए ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा है ब्रेडेड और नॉन ब्रेडेड, ठीक है। मल्टी फिलामेंट, मोनोफिलामेंट, कंप्लीट मैंने आपको जब सूचर की क्लास ली थी मैंने आपको अच्छे से बताया था कौन से सूचर मल्टी फिलामेंट होते हैं, कैसे बनता है सूचर मल्टी फिलामेंट और मोनोफिलामेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्या है, CT1, ये क्या है, सूचर नीडल है। नेक्स्ट ये यहाँ पे लिखा है सिंथेटिक एब्जॉर्बेबल सूचर, इसका मतलब नेचर कैसा है सूचर का, सिंथेटिक है या फिर नेचुरल है, तो यहाँ पे सिंथेटिक है। और आगे क्या है, एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल, ठीक है। और एथिकॉन क्या है, कंपनी के नियम है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू बनता है ये बनता है सूचर रिमूवल से कितने टाइम में, जहाँ हम कौन सी लोकेशन पे सूचर लगा रहे हैं कितने टाइम में उसको रिमूव करना होता है। देखो स्काल्पल, स्काल्प पे लगता है तो 5 to 7 डेज में, ठीक है। ऊपर से नीचे की साइड में जाना है हमें। फेस फेस को रिमूव कर सकते हैं 3 to 5 डेज, नेक को 5 to 7 डेज, थोरेक्स 10 to 12, एब्डोमेन 12 to 14, पेरिनियम 10 to 12 डेज, ठीक है। हमेशा अपर साइड का जल्दी हील होता है, लोअर साइड के अंदर थोड़ा टाइम ड्यूरेशन आपको बढ़ा देना है अगर आपको याद नहीं रहता है तो। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपको इमेज दिखाई दे रही है ये किससे रिलेटेड है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। सर्जरी करने के बाद में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, तो देखिए सबसे पहले क्या आ सकता है, एटलैक्टेसिस या फिर न्यूमोनिया। सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन आएगी वो किससे आती है, एटलैक्टेसिस या न्यूमोनिया, ठीक है। कितने दिनों के अंदर, 1 to 2 डेज के अंदर, ठीक है। आपको एग्जामिनर ने बोल दिया कि सर्जरी हुई थी अभी, सिनेरियो बन सकता है इस टॉपिक में से। देखो एग्जामिनर ने बोला आपको सर्जरी हुई थी, सर्जरी होने के बाद में 1 दिन बाद में उसको क्या आ गया, फीवर आ गया, तो मोस्ट कॉमन चांसेस क्या हो सकता है, एयर से रिलेटेड, ठीक है। लंग्स पे आपको फोकस करना है, क्या हो सकता है, एटलैक्टेसिस या फिर न्यूमोनिया। इसके बाद में 0 डे पे, जिस दिन सर्जरी हुई है उसी दिन क्या हो सकता है, उसी दिन फ्लूइड ओवरलोड, ठीक है। फ्लूइड रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, या तो कमी देखने को मिलेगी या फिर ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ब्लीडिंग लॉस होती है वहाँ पे, ठीक है। और 1 to 2 डेज में क्या होता है, एटलैक्टेसिस न्यूमोनिया। इसके बाद में देखिए 3rd डे पे, ठीक है, 3 to 5 डेज में क्या देखने को मिलता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके बाद में 4 to 6 डेज में क्या देखने को मिलता है, DVT। एमसीक्यू बना हुआ है इससे, इसलिए मैं आपको इमेज बेस के अंदर ये बता रहा हूँ, ताकि आपको लास्ट टाइम पे आप इमेज देख के जाते हो ना तो क्या होता है, जल्दी मेमोराइज होता है। आप मूवी देखते हैं, पूरी स्टोरी हम थिएटर से बाहर निकलते हैं हम बता सकते हैं आराम से, तो एकदम इमेज बेस के अंदर हम समझेंगे
पढ़ा हुआ है मेरा टॉपिक सर्जिकल साइड इन्फेक्शन के अंदर मैंने टॉपिक पढ़ाया था, पांचों मैंने बताई थी कब होती है क्या होती है। ये देखिए फिफ्थ फिफ्थ टू सेवन नंबर पे यहाँ पे क्या देखने को मिला, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन कब देखने को मिलता है, 1 वीक के आसपास में। 1 वीक के बाद में ड्रग रिलेटेड कोज आने शुरू हो जाएंगे। टॉपिक कौन सा था, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड अपना ये टॉपिक है। नेक्स्ट सेम वापस समझाया वो उसको। फर्स्ट 1-2 डेज में क्या होगा, एटलेक्टेसिस निमोनिया क्या कराओगे, चेस्ट एक्सरे स्पुटम कल्चर, ठीक है, इंस्पिरेटरी स्पायरोमेट्री एडवाइस करोगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, वेंकोमाइसिन पिप्राज वगैरह लगाएंगे अगर ये कॉम्प्लिकेशन है तब तो। नेक्स्ट 3 to 5 डेज में क्या होगा, यूटीआई यूरिन एनालिसिस करवा दोगे, एंटीबायोटिक दे दोगे। 5 to 6 डेज के अंदर क्या होता है, सर्जरी के बाद में डीवीटी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। एंटीकोगुलेंट देके हिपरिन वारफरिन दे सकते हैं, रिप्लेस करना है आईवी आईवी जो लाइंस वगैरह रहती है उनको रिप्लेस करना है। नेक्स्ट देखो 7th डे पे क्या हो सकता है, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। सर्जिकल साइड इन्फेक्शन ये एमसीक्यू मैंने आपको पढ़ाया था, तब मैंने आपको एक ये सब चीजें पढ़ाई थी। लास्ट मोर देन 1 वीक का टाइम हो जाए सर्जरी के, फिर बाद में फीवर आए पेशेंट को, तो क्या हो सकता है, इससे ड्रग रिएक्शन आ सकती है। उसके बाद में एब्सेस बन सकता है कोई, ठीक है, मेडिकेशन से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ड्रेनेज वगैरह निकल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समझाने का टाइम नहीं है इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको थोड़े कंसंट्रेट बनाए रखना है क्योंकि जितना कम टाइम में हम पढ़ेंगे उतना अपना टाइम बचेगा। अब देखो ये इमेज जो है ये किसकी इमेज है, न्यूमेटिक कंप्रेशन स्टोकिंग, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, इसके अंदर एयर जा रही है और ये क्या कर रहा है, कंप्रेशन दे रहा है, ठीक है। शॉक की कंडीशन के अंदर हम इसको काम में ले सकते हैं। ये भी क्या है, सेम न्यूमेटिक कंप्रेशन स्टोकिंग है, ठीक है। डीबीटी वगैरह के केसेस से प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। ये तो आपने देखा ही होगा, हर पेशेंट के बेड साइड आईसीयू वाले पेशेंट रहते हैं लॉन्ग टाइम तक जो बेड पे रहते हैं उनके पैरों में स्टोकिंग इस प्रकार के लगाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए ये इमेज आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसके अंदर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो इंसिजन वगैरह जो है वो क्लोज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, कोई रीजन की वजह से, ठीक है। क्या हो सकता है, कुछ भी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो, तो सर्जरी वगैरह किया था। ये कंडीशन क्या है, सबसे पहले तो ये क्या है, ओपन एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, ठीक है। लेप्रोटोमी किया हुआ है, जब भी एब्डोमेन से सर्जरी आए तो आपको प्रायोरिटी आपको इसको देनी होती है लेप्रोटोमी, अगर इमेज नहीं दी हुई है तो। इसमें इमेज दी हुई है, बताया हुआ है क्लियर क्या है, लेप्रोटोमी है। अब इसके अंदर ये देखो इसने इसको क्या किया, क्लोज नहीं किया है। क्लोज नहीं किया तो ऊपर क्या लगाया इसने, यूरोबेग। यूरोबेग लगाया हुआ है ताकि जो है वो इन्फेक्शन से बचा जा सके और इसको जो है इंटरनल हीलिंग करने के लिए मदद भी मिल सके। मैंने आपको पढ़ाया था प्राइमरी हीलिंग प्रोसेस, सेकेंडरी हीलिंग प्रोसेस, ठीक है, टर्सरी हीलिंग प्रोसेस, तो उसके अंदर मैंने सब चीज़ पढ़ाई हुई है आपको। और ये यहाँ पे क्या बना दिया इन्होंने, स्टोमा बना दिया ताकि यहाँ से क्या कर सके, फिकल मैटर को बाहर बनाया जा सके। और ये कौन सा स्टोमा है, तो देखो इंटेस्टाइन के स्टोमा यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, असेंडिंग स्टोमा, ट्रांसफर स्टोमा, डिसेंडिंग स्टोमा। यहाँ पे कैसा आएगा, फ्लूड, लिक्विड फ्लूड आएगा, ठीक है, लिक्विड फ्लूड या फिर माइनर सा सेमी सॉलिड। इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, सेमी सॉलिड, और यहाँ पर जब वो डिस्टल में पहुंचेगा, डिस्टल में स्टोमा है तो वहाँ से स्टूल कैसा निकलेगा, एकदम सॉलिड स्टूल निकलता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक आते आते क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कैसा स्टूल आता है, सोलिडिफाइड स्टूल आता है, यहाँ पे सेमी सॉलिड और यहाँ पे लिक्विड स्टूल, ये ध्यान में रखना। और अगर पेशेंट के किसी के 2 स्टोमा किया हुआ है तो ये क्या होता है, डबल बैरल स्टोमा। चलो ये सब टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं मेरे सब, नेक्स्ट देखते हैं। इवन ये हमारे यूट्यूब पे पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अब देखो अब हमारे क्रेश कोर्स के अंदर या फिर हमारे जो रेगुलर क्लासेस के अंदर तो क्या ही कंटेंट मिलता होगा। ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट कौन सी है, डेहिसेंस, सेकंड कौन सी है, एविसरेशन। एविसरेशन का मतलब एक्सपेल आउट हो जाना इंटरनल ऑर्गन्स का, जहाँ से सर्जरी की थी, सूचर वहाँ पे ब्रेक डाउन होंगे, इंटरनल ऑर्गन बाहर निकलेगा। एविसरेशन से वुंड की एजेस क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, सूचर वहाँ से रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपके सामने एक स्कोर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सोफा स्कोर।
सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट स्कोर। नेक्स्ट क्या है, टीपीएन। टीपीएन के बारे में क्या ध्यान रखना है, देखो एक तो क्या करना है, मॉनिटर करना है पेशेंट को, डेली वेट मेजरमेंट करना है, ठीक है, अगर 1 किलो से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, अर्लीस्ट साइन ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, ये आप ध्यान में रखना। सेकंड देखो, वेट गेन यूजुअली स्टार्ट 5 to 7 डेज में स्टार्ट होता है, मॉनिटर करना है, डेली वेट वाइटल्स एलएफटी केएफटी करवानी है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाना होता है। अभी क्या है, टीपीएन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन कौन सी हो सकती है, सेंट्रल लाइन से देते हैं सबसे पहली बात तो ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेटेड फ्लूइड रहता है, पेरिफेरल लाइन से टीपीएन नहीं देते हैं। इसके अलावा देखो क्या हो सकता है, न्यूमोथोरिक्स, अरिथमियाज, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, ठीक है, कैथेटर रिलेटेड सेप्सिस, मोस्ट कॉमन सेंट्रल लाइन प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, कैथेटर रिलेटेड सेप्सिस बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, तो अगर फीडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर हाइपरग्लाइसीमिया मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। ये जहाँ हमारा टीपीएन होता है तो उससे क्या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी, तो हाइपरग्लाइसीमिया, वेट गेन, कोलेक्टेसिस, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी लाइक जिंक की, रीफीडिंग सिंड्रोम, अगर पता नहीं रहेगा तो बार बार हम फीडिंग करवाएंगे तो ओवर फीडिंग हो जाएगा या फिर रीफीडिंग सिंड्रोम हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, हेमरेज, ठीक है, हेमरेज को अपन क्या 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला प्राइमरी हेमरेज, रिएक्शनरी हेमरेज एंड सेकेंडरी हेमरेज। प्राइमरी हेमरेज क्या होता है, सर्जरी के टाइम पे जो हेमरेज होता है। रिएक्शनरी हेमरेज क्या होता है, विद इन 24 आवर यूजुअली ड्यू टू डिसलॉजमेंट ऑफ द क्लॉट, ठीक है, क्लॉट वगैरह के हटने से क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। सेकेंडरी 7 to 14 डेज ड्यू टू स्लगिंग वॉल ऑफ द ड्यू टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से जो हेमरेज होगा उसे कौन सा बोलता है, सेकेंडरी हेमरेज। और ये यहाँ पे क्या दिया गया है, हेमरेज की क्लासिफिकेशन किया हुआ है, 1 2 3 4 4 क्लासिफिकेशन किया हुआ है हेमरेज के। और ये यहाँ पे क्लास के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ठीक है, क्लास 1 वाला नॉर्मल होता है, क्लास 4 वाला कोमाटोज पेशेंट में चला जाता है, ठीक है, क्लास 3 में डीकम्पनसेटेड फेजेस शुरू हो जाती है, ठीक है, और पेशेंट जो है वो डिसोरिएंटेड हो जाता है। नेक्स्ट, और देखिए क्लास 2 कंपनसेटेड फेज चलती है तो इसमें क्या देखने को मिलता है, टेकिकार्डिया, सारे शॉक के साइन है। हेमरेज होगा तो हेमरेजिक शॉक होगा, हेमरेजिक शॉक मेरा पढ़ा हुआ है, अपन डिस्कस नहीं करेंगे इसको अभी। नेक्स्ट क्या है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या देखने को मिला, रिप्लेस एंटायर सर्कुलेशन वॉल्यूम इन 24 आवर, या फिर अपन कर सकते हैं मोर देन 10 यूनिट ऑफ ब्लड इन 24 आवर, या फिर मोर देन 4 यूनिट ऑफ ब्लड इन 1 आवर। तो ये सारा किसका होता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हम ये सब चीज़ें देखते हैं। अब इससे देखो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, सबसे पहले हाइपोकैल्सीमिया, इसके बाद में हाइपरकैलेमिया, हाइपोथर्मिया, ठीक है, अपन क्या करते हैं, अगर कोल्ड ब्लड लगा दिया तो क्या हो जाएगा, हाइपोथर्मिया हो सकता है। अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से डेथ हो रही है पेशेंट की तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कोगुलोपैथी, ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर डेथ ड्यूरिंग मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये जो इमेज आपको दिख रही है ये किसकी है, एंटी शॉक गारमेंट, ठीक है, शॉक से प्रिवेंट करती है, शॉक आ जाता है तो उसे नेक्स्ट आगे फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकता है। अभी जो इमेज दिखाई दे रही है आपको ये कौन सा है, क्यू सोफा स्कोर। इसके लिए लेते हैं अपन शॉक वाली कंडीशंस के अंदर अपन देखते हैं क्या देखते हैं, एक तो पेशेंट को क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और टेकिपनिया, ठीक है, स्कोर ऑफ मोर देन 2 क्राइटेरिया सजेस्ट ग्रेटर रिस्क फॉर पुअर आउटकम, ठीक है, शॉक वाले पेशेंट्स के अंदर ये सोफा स्कोर को जो है अपन देखते हैं। और ये लास्ट टॉपिक आज का अपना कौन सा है, ट्रायल्स। ठीक है, रेड कलर को क्या देते हैं अपन, इमीडिएट देते हैं रेड कलर, जिसमें चेस्ट बोन, शॉक, ओपन फ्रैक्चर वगैरह देखने को मिले, सीवियर जो केसेस हो रेड रेड के अंदर आएंगे। डिलेड सेकंड प्रायोरिटी में रखेंगे, येलो कलर में देंगे, मिनिमल किस में रखेंगे, ग्रीन, और जो डेथ हो चुकी है उनको ब्लैक में। डेथ या फिर हाई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अपर लाइक जैसे सर्वाइकल इंजरी होगी तो वहाँ पे सेशन चलता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू।